नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं में अगली कड़ी में। आज हम लोग देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वह 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हैम्पशायर में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का, उस सम्मेलन में यह लिया गया निर्णय कि वैश्विक स्तर मतलब 1930 में जो आर्थिक महामंदी आई थी, आर्थिक महामंदी को फिर से पुनरावृत्ति ना हो, मतलब क्या फिर से उस तरह का घटना वैश्विक स्तर पर ना घटे, उस घटना से निजात पाने के लिए और वह घटना फिर से दोबारा ना आए, उससे निजात पाने के लिए वैश्विक स्तर पर विश्व के लगभग 44 देशों के साथ 1944 में 44 देशों के साथ लगभग एक ऐसा निर्णय लिया गया कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो आर्थिक मंदी न आने दे और समय समय पर कॉन्टिनेंट को, कंट्री को, स्टेट का मतलब यह हुआ जब स्टेट गवर्नमेंट यदि ऋण लेती है तो वह योगी जी ऋण नहीं लेते हैं, वह नाम होगा किसका, भारत सरकार, मतलब क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो ऋण लिया जाता है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, नाम होता है इंडियन गवर्नमेंट का। तो इस घटना से निजात पाने के लिए 1945 27 दिसंबर 1945 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और उसके 3 दिन बाद मतलब क्या 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई। अब बात रही कि IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी यह किस नदी के तट पर है, तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर स्थित है और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डीसी का मतलब यहाँ पर हुआ क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन में कुल 189 सदस्यों की संख्या है। 189वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागर का जो भाग है नौरू द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वां सदस्य राष्ट्र नौरू है। अब फिर बात रहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष या डायरेक्टर या निदेशक कौन है वर्तमान में, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो बुल्गारिया की हैं वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक है या अध्यक्ष है। अब बात रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, मतलब क्या मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो हमारे इंडिया की हैं गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर मतलब मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए 2019 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इंडिया को मतलब प्यारा भारत को, हमारे प्यारे भारत का जो विकास दर है उसका अनुमान 2020-21 में लगाया गया है 1.9%, मतलब क्या 1.9% भारत का आर्थिक वृद्धि दर रहेगा। किसके अनुकूल, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुकूल। अब बात रहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम क्या है या उसका मोटो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे पहला और सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक नीति को बढ़ावा देना, मौद्रिक नीति को संतुलित बनाए रखना, बेरोजगारी को कम करना, गरीबी को दूर करना, भुगतान संतुलन को सुनिश्चित करना, ये सारा जो काम है यह किसका है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। नंबर सेकेंड, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना, मतलब क्या इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार होता है सभी राष्ट्रों के बीच, उस व्यापार को संतुलित बनाकर रखना, मतलब क्या विवाद की स्थिति से दूर रखना। यदि व्यापार की स्थिति में दो राष्ट्रों के बीच यदि विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए इंटरनेशनल तौर पे एक मंच है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो वहां पर हस्तक्षेप करती है। तो सभी राष्ट्रों के बीच जो है संतुलित ढंग से, मतलब क्या सुनियोजित ढंग से, मतलब क्या एक आसान तरीका से व्यापार जो है वो बना रहे, यह सुनिश्चित करना किसका काम है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। नंबर 3, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देकर विनिमय प्रतिबंध को समाप्त करना या कम करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य में से एक यह भी कार्य है कि बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली
को बढ़ावा देकर विनिमय प्रतिबंध को समाप्त करना या कम करना। कहने का यहाँ पर यह मतलब है, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार भारत सरकार के द्वारा भी लगातार डिजिटल पेमेंट की ओर अग्रसर किया जा रहा है कि अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट हो। इससे क्या होगा, यहाँ पर यह बोल रहा है कि बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली, मतलब क्या, जो वैश्विक स्तर पर जो भुगतान करने का जो प्रोसेस है, प्रणाली है, जो तरीका है, उसे हर एक कंट्री अपने यहाँ फॉलो करवाए, मतलब कि अपने यहाँ उसे क्या करे, उसे लागू करे। विनिमय प्रतिबंध को कम करना या समाप्त करना। नंबर 5 में क्या है, विश्व में मौद्रिक सहयोग को बढ़ाने, अधिक रोजगार तथा सतत आर्थिक वृद्धि, अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो, जिससे जैसे ही अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न होगा, अधिक से अधिक लोग रोजगार पाएंगे, तो उस देश में, उस कॉन्टिनेंट में, उस स्टेट में क्या होगा, गरीबी दूर होगा। जैसे ही गरीबी दूर होगी, भूखमरी दूर होगी, और भूखमरी जैसे ही दूर होगा, उस कंट्री का आर्थिक वृद्धि दर खुद ब खुद वह ऊंचा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक जोर यहाँ पर दिया गया है कि अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना तथा सतत आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखना, और विश्व भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। गरीबी को भी कम करने का कौन काम करता है? मुद्रा कोष। किस तरह से काम करता है? तो समय समय पर जो यह बैठक बुलाता है, मतलब मीटिंग बुलाता है, उस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाता है कि किस देश में भूखमरी से कितना लोगों की मृत्यु हुई है, या उस देश का जो भूखमरी का जो स्थिति है वो इतना है, तो उस गवर्नमेंट को, उस स्टेट गवर्नमेंट को यह निर्णय लिया जाता है या यह आदेश दिया जाता है IMF के द्वारा कि आप अपने यहाँ जल्द से जल्द ठोस कदम उठाइए, जिससे आपके यहाँ बेरोजगारों की संख्या में कमी हो और गरीबी में भी कमी आए और भूखमरी में भी कमी आए। यह इस प्रकार का डायरेक्शन देता है यह अपने सदस्य राष्ट्रों को। भुगतान संतुलन में कठिनाई वाले देशों को ऋण देता है, कम आमदनी वाले देशों को भी ऋण देता है, और ऋण में राहत भी देता है। मतलब क्या, जो गरीब कंट्री है, यह तो हम सब जानते हैं, कर्ज कौन लेगा? जो गरीब होगा वही कर्ज लेगा, जो खुद अपने आप में सक्षम होगा वह कर्ज क्यों लेगा? जैसे अमेरिका कर्ज क्यों लेगा, चीन कर्ज क्यों लेगा, लेकिन प्यारा भारत कर्ज लेता है, पाकिस्तान कर्ज लेता है, श्रीलंका लेता है। कहने का मतलब यह है, मंगोलिया लेता है, भूटान लेता है। कहने का मतलब कि जो अपने यहाँ खुद व सक्षम है, तो वो ऋण क्यों लेगा? वह तो ऋण देता है। तो ऋण देकर किसे? कम आमदनी वाले। हमारे यहाँ क्या है, हमारे प्यारे भारत में जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन रोजगार की बहुत अधिक कमी है। तो क्या है, यहाँ पर कम आमदनी वाले कंट्री को ऋण भी देता है और ऋण में राहत भी उपलब्ध करवाता है। कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यह कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संबंध भारत से क्या है, भारत की परिप्रेक्ष्य में। भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य राष्ट्र है। मतलब क्या, भारत जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का संस्थापक सदस्य राष्ट्रों में से एक है। भारत का जो प्राचीन, मतलब क्या, जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, भुगतान संतुलन की जो स्थिति थी, वो बहुत ही निम्न स्तर पर था। उसके बाद भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था, तो भारत में उस युद्ध के बाद IMF के द्वारा भारत को बहुत अधिक राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया गया। क्यों? तो भारत पाकिस्तान युद्ध होने के बाद भारत का जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही डगमगा गई थी, और इस कारण से भारत का भुगतान संतुलन का जो प्रक्रिया है यह भी चरमरा गई थी, जिस कारण से भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भारत को बहुत अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाया गया था। अब यहाँ पर क्या यह जो ऋण देता है फिर इसको लौटाना होगा कि नहीं? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी भी कंट्री में ऋण देता है तो यह ऋण आपको फ्री में नहीं देता है। यह ऋण जो देगा आपको इसे रिटर्न भी करना है, और यह जो ऋण देता है उससे पहले, इससे ऋण लेने से पहले आपको इसमें पहले अपना पैसा जमा करना होगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से
हमें लोन लेना है। यदि मेरा पासबुक मतलब मेरा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, यदि है भी और मेरे खाता में हमेशा जीरो बैलेंस है और हम गवर्नमेंट ड्यूटी में नहीं है और हमारे पास कोई ना जमीन का ना घर का कोई भी कागजात नहीं है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट हमें लोन फाइनेंस करेगी? नहीं करेगी। लेकिन हाँ, यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें लोन फाइनेंस करेगी यदि मेरे अकाउंट में 2 लाख 3 लाख रुपया हो और मेरा जो करेंट अकाउंट है वो अकाउंट लगातार चलता हो, बैंक की नज़रों में मेरा साख अच्छा हो, मतलब क्या बैंक को यह लगे कि यह व्यक्ति देने में सक्षम है, यह व्यक्ति को यदि हम पैसा देंगे तो मेरा पैसा नहीं डूबेगा, तो वो क्या करेगा, बैंक मेरा क्रेडिट देखकर वो क्या करेगा, मुझे 2 लाख मतलब वो 5 लाख भी वो हमें लोन फाइनेंस करेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उस बैंक में हमारा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, हमें उस बैंक से लेन देन करना चाहिए और हमें लोन लेने से पहले उस बैंक में अपना पैसा जमा करना होता है, तब वह बैंक जाकर हमें लोन देती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी हमें रुपया जमा करना होता है। हमें मतलब क्या, आम जनता नहीं, एक कंट्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर फंड दिया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर लगभग 2.73 भारत जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कितना शेयर धारक है, 2.73। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे अधिक दबदबा किस कंट्री का है, तो यूएसए। कल हम लोगों ने देखा वर्ल्ड बैंक में भी किसका योगदान है, तो यूएसए। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी सबसे अधिक दबदबा किसका है, यूएसए का। लगभग यूएसए का इसमें शेयर है 16.52%। और G7 कंट्री का मतलब क्या, यूरोपीय कंट्री भी जो है G7 कंट्री का इसमें दबदबा है, लगभग 40% का शेयर धारक हुआ है। इसका मतलब यह हुआ यदि कोई भी वोटिंग करवाना हो, मतलब कि कोई भी प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमें पारित करवाना हो, तो उसमें लगभग 85% वोटिंग चाहिए। कितना, 85%। और उस 85 में लगभग 16.52% किसके पास है शेयर धारक, तो है अमेरिका के पास। मतलब क्या, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अमेरिका और यूरोपीय कॉन्टिनेंट का दबदबा है। रूस का जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रूस शेयर धारक है 2.71%। इतना रूस शेयर धारक है किसका, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो देखिए 16.52 और मेरा प्यारा भारत देखिए 2.73%। तो भारत कहाँ पर है, इसका मतलब है भारत को जो कर्ज दिया जाएगा वह इसी रेशियो में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत को वह इतना कर्ज दे देगा और बाद में पता चले कि भारत दे ही नहीं सकता। जैसे आप ले लीजिए अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन में ऐसा ही हुआ था, कर्ज दे दिया गया और वो चुकाने में असक्षम रहा। एक करंट घटना में ले लीजिए, श्रीलंका को चीन के द्वारा इतना ने कर्ज दे दिया गया जो वो कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं रहा और मजबूरन में श्रीलंका को हम्बनटोटा जो उसका बंदरगाह उसे 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। मतलब क्या, वो रजिस्ट्री करवा लिया अपने नाम पे, क्या कि 99 साल तक उस हम्बनटोटा बंदरगाह से जो भी इनकम होगा वह सारा इनकम चीन का होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का समझने का प्रयास किया और हम लोग समझ भी गए होंगे। अब यहाँ से 3-4 प्रश्न आपसे पूछता है, वहां पर पूछता क्या, पहला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। नंबर 2 प्रश्न यहाँ पूछता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे अधिक शेयर धारक वाला देश कौन सा है। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य व कार्य क्या है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत कितना शेयर होल्डर है, तो हम यह सब प्रश्न आपको बनाना है खुद और यह सारा प्रश्न अभी आपको यहाँ बताया गया है। तो आज हम लोगों ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देखा। धन्यवाद।